तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों आज यूपीएसआई 2020 से संबंधित एक नए वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है मूल विधि से संबंधित। दोस्तों ये 12वां वीडियो है और इससे पहले मैंने 11 और वीडियो मूल विधि से संबंधित बनाए हुए हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा होगा, वहाँ से आप जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो एक नया अधिनियम है जो कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम बात करेंगे 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। दोस्तों 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनको आपको बहुत ही अच्छे से देखना है और साथ ही साथ आपको नोट करते जाना है। फिर इसी वीडियो का जो PDF होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और उस PDF को डाउनलोड करके आप उसको एक बार फिर से अपने से प्रैक्टिस करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे और एक दो बार हमारी अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप बहुत ही आराम से इन सभी क्वेश्चंस को याद रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस अधिनियम से संबंधित हैं। तो पहला अगर हम बात करें तो ये अधिनियम पारित कब हुआ था, तो ये पारित हुआ है 23 सितंबर 1993 को ये पारित हुआ। कुल अध्याय अगर बात करें तो 8 अध्याय हैं, कुल धाराएं 43 हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था वो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे और मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति के हेतु जो अध्यक्ष होता है, कमेटी बनती है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। तो ये कुछ इस अधिनियम से संबंधित पॉइंट थे जो आपको पता होने। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है मानवाधिकार आयोग अधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी तेहरान के अंदर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में क्षेत्र है, तो इसका जो क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ और न्यायिक विनिश्चय यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों में शामिल है। तो देखिए शक्तियों की अगर हम बात करें तो इसमें है साक्ष्यों का समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, ये इसका सही आंसर है। इसका ऑप्शन सही है। किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना, ये भी सही है। किसी न्यायालय में कोई अभिलेख मंगवाना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि बतानी है। तो ये जो अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि होती है वो 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान है। तो विशेष लोक अभियोजक का जो प्रावधान है वो धारा 30-31 के अंदर दिया गया है। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति वर्णित की गई है। तो इसकी जो शक्ति है दोस्तों वो केंद्र सरकार के नियम बनाने की वो धारा 40 के अंतर्गत है। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि कुल जो धाराओं की संख्या है वो 43 है। नेक्स्ट है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में ये प्रावधान है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना संदर्भित है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा धारा 29 यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9th, इसमें बताया गया है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। तो ये जो प्रावधान है दोस्तों वो ऑप्शन ए यानी धारा 32 में है। अगला है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा आयोग को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। तो इसमें जो प्रावधान दिया गया है वो है धारा 33 के अंतर्गत। अगला है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आयोग केंद्र सरकार और संबंधित राज्य को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये कौन सी धारा में दिया है, तो ये धारा दिया है 20 के अंतर्गत। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। तो देखिए अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट केंद्र सरकार
और संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाई जाएगी, तो ये भी करेक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें कि राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रखवाएगी, ये भी सही है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये भी सही होगा। इस तरह से इसको जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें पूछा गया है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है। तो 1993 अधिनियम है, यानी ये वो वर्ष होती है जिसमें ये अधिनियम लागू हुआ है, बना था। और जो अधिनियम क्रमांक होता है दोस्तों, वो उस वर्ष कौन से नंबर पर वो अधिनियम बनाया गया था, यानी ये 10वें नंबर पे अधिनियम बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। यानी इससे पहले 9 और अधिनियम इसी वर्ष बनाए गए थे। अगला है 14 क्वेश्चन इसमें दिया गया है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब बना था। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 23 सितंबर 1993 को ये अधिनियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है संपूर्ण भारत पर, ये सही है। कुछ सीमाओं के साथ जम्मू कश्मीर राज्य में भी है। और संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 और 3 से संबंधित विषय जम्मू कश्मीर पर भी। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो सी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट ठीक है। इसके बाद 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कुल कितने अध्याय और धाराओं में विभाजित है। तो ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि कुल अध्याय की संख्या वो 8 है और कुल धाराओं की संख्या 43 है। इसके बाद अगला है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्यों में निम्न में से कौन नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो हम लोग इसके पॉइंट को पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पॉइंट है मानव अधिकार संरक्षण करना, ये सही है। मानव अधिकार आयोग का गठन करना, ये भी सही है। मानव अधिकार न्यायालयों को गठन करना, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है 18 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 गाँव में प्रभावित आयोग से अभिप्राय क्या है। तो देखिए 2 का जो धारा है 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की, उसमें जो आयोग वर्ड है वो अभिप्राय है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित। अगला 19वां क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में मानव अधिकार शब्द को परिभाषित किया गया है। तो देखिए जो मानव अधिकार शब्द है वो 2 घ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला है मानव अधिकार से अभिप्राय अभिप्रेत है। तो देखिए जो पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हों, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं के द्वारा दिए गए अधिकार। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसकी जो ऑप्शन है वो पहला पॉइंट ठीक है और दूसरा पॉइंट ठीक है और चौथा पॉइंट सही है, ये थर्ड वाला गलत है। इसके बाद अगला देख लेते हैं मानव अधिकार न्यायालय को इस अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो मानव अधिकार न्यायालय की बात करें तो ये जो धारा है दोस्तों वो होगी ऑप्शन डी, यानी 2 ठीक है। अगला है मानव अधिकार न्यायालय के 2 यहाँ में दी परिभाषा के अनुसार मानव अधिकार न्यायालय से अभिप्राय है। तो ये ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट है, इस अधिनियम की धारा 30 में दिए गए न्यायालय से। अगला क्वेश्चन है 23। इसमें दिया गया है अधिनियम में सदस्य शब्द से अभिप्राय है। तो सदस्य जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए हम पॉइंट को पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य, तो ये दोनों ही पॉइंट सही है। बाकी ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य नहीं होगा, संयुक्त 2 देशों के मानवाधिकार के आयोग, इससे ये सही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 झ में दी गई है। इसके अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अभिप्राय है। तो ये अभिप्राय दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 338 में दिया गया आयोग से अभिप्राय है। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को इस अधिनियम की धारा 2 झ में परिभाषित किया गया है, इससे अभिप्राय है। तो इससे जो अभिप्राय है दोस्तों वो धारा 338
से संबंधित है, जैसा कि मैंने आपको बताया 338 में दिए गए आयोग से संबंधित है। अगला है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2। यहाँ में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार लोक सेवक से क्या तात्पर्य है? तो लोक सेवक से जो तात्पर्य है दोस्तों, वो दंड संहिता जो आईपीसी है, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया भी था कि आईपीसी की धारा 21 जो है वो लोक सेवक से परिभाषित की जाती है। अगला है 27, राज्य मानव अधिकार आयोग को इस अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो राज्य मानव अधिकार को इस धारा की 2 ढ में परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28। इसमें दिया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है, किस धारा में है? तो दोस्तों ये जो है वो धारा 3 के अंतर्गत है। अगला है भारत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसका गठन वो केंद्र सरकार करती है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों वो 8 होती है। अगला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में भिन्न किसी स्थान पर आयोग का कार्यालय स्थापित कर सकता है? तो ये केंद्र सरकार के अनुमोदन से कर सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो दोस्तों ये होता है 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए बनी समिति में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए इसके जो पॉइंट हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है मुख्यमंत्री शामिल होता है, विधानसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, जो शामिल नहीं होता वो दोस्तों वो गृह मंत्री और विधान परिषद यदि हो तो, और ऑप्शन डी विधानसभा में विपक्ष का नेता ये भी इसमें शामिल होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों देख लेते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटाएगा। तो हटाना जो है इसमें बताया गया है तो वो है ऑप्शन बी, राज्य का राज्यपाल जो है इसके सदस्यों को हटा सकता है। अगर राज्य मानव अधिकार की बात करें तो राज्यपाल हटा सकता है, और अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो उसमें जो है राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है। अगला है राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? तो इसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो होता है दोस्तों वो राज्य मानव अधिकार आयोग का सचिव जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। अगला है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो नियुक्ति करता है दोस्तों वो राज्य की, मैंने आपको बताया था, राज्यपाल करता है। और अगर हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति करता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसकी जो चयन समिति बनती है दोस्तों उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रधानमंत्री होता है। अगला है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किन विषयों की जांच नहीं करेगा? तो इसमें देखिएगा कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो इसमें देखिए ऐसे विषय जो अन्य विषय आयोग या राज्य आयोग के समक्ष लिखित हो, घटना के 1 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी विषय पर, तो ये दोनों ही चीज़ों पर जांच नहीं करेगा मानवाधिकार आयोग। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों वो है ऑप्शन ए यानी 21(1) के अंतर्गत। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष का आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होता है। अगर ऐसी बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होता है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होता है। इसके बाद अगला का है क्वेश्चन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है? केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल कितनी अवधि के लिए रखे जाएंगे? तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा बी यानी 30 दिनों के लिए। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एवं राज्य मानवाधिकार के प्रत्येक सदस्य और अधिकारी की परिस्थितियां क्या हैं? तो इसमें अगर हम देख लें तो वो होंगी दोस्तों भारतीय दंड संहिता जो 1860 है यानी आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक, तो ये मैंने आपको इससे पहले भी एक ऑप्शन में आपको बताया था। नेक्स्ट है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान किस
प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों वो किया गया है धारा 38 के अंतर्गत। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बनाए गए विनिमय के संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वे सत्र में ही कुल कितनी अवधि के लिए रखा जाएगा, तो ये जो रखा जाएगा दोस्तों वो 30 दिनों के लिए रखा जाएगा, जैसा कि अभी राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में भी मैंने पिछले विकल्प में आपको पिछले प्रश्न में आपको बताया था। अगला है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रावधानित करती है कि केंद्र सरकार भूत लक्षी रूप से नियम बना सकती है, तो इसमें जो होगा वो धारा है 41 के अंतर्गत ऐसा कर सकती है। अगला है इस अधिनियम की उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसे प्राप्त है, तो नियम बनाने की शक्ति जो है वो धारा 40 में केंद्र सरकार को और धारा 41 में राज्य सरकार को, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्य सरकार एवं अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किस धारा के अधीन बनाया गया है, तो ये जो होगी धारा वो दोस्तों होगी वो 41 धारा। अगला है राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों राज्य के विधानमंडल के सदन के सदस्य के सम्मुख। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विनिमय बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई है, तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा धारा 40 खा में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अधिकार के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होने पर उन्हें दूर करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा केंद्र सरकार को। दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा जो कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से संबंधित थे। अभी 2 वीडियोस और मैं इससे संबंधित बनाने वाला हूं जिसमें 50-50 क्वेश्चंस और होंगे, और इन सभी क्वेश्चंस को आप देखते रहिए। वीडियो अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता। मेरी वीडियो जो भी हैं 10 से 15 मिनट की रहती हैं, इसको आप कभी भी दिन में आराम से देख सकते हैं। और आज से मैं 1 या 2 वीडियो डेली अपने चैनल पर अपलोड करूंगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि मूल विधि से सम क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा होता। अगर आपने लॉ किया है तो शायद आपने पढ़ा हो, लेकिन अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं नॉलेज होती, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते थे सर और भी आगे इससे संबंधित वीडियोस बनाइए, तो अब मैं जो है आज से ये सारी वीडियोस डेली की 1 या 2 वीडियोस आपको अपने चैनल पर सुबह शाम अपलोड करूँगा। और भी दोस्तों मैं पिछले जो वर्ष के पेपर हैं उनके भी उन पर भी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आगे मैं जो है पिछले वर्ष के जो कुछ पेपर हैं उनमें जीके हिंदी का पोर्शन जो है उनके लिए ऑब्जेक्टिव जो 40-40 क्वेश्चन में पूछे गए हैं पेपर में, उन पर वीडियोस बनाने वाला हूं। तो दोस्तों बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप लोग आगे किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे चैनल पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।